मैं डॉक्टर सरयू और लास्ट हमारी लैक्टेटिंग मदर एंड ब्रेस्ट प्रॉब्लम की सीरीज हमने अभी कंप्लीट की है। अब हम लोग न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। आज का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस एक एंशिएंट बीमारी है, एंशिएंट बीमारी। सबसे पहले 1744 में एने मॉगेगनी ने 20 इयर्स ओल्ड गर्ल में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज किया, जिसकी डेथ हो गई थी। बाद में फिर रॉबर्ट कॉक्स ने किया। हम लोग अपनी जो सीरीज है उसमें हम लोग कॉक्स एब्डोमेन और पूरी ही यानी ट्यूबरकुलोसिस की जो सीरीज है वो कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की। अब जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जेनाइटेलियस म्हणजे क्या होता है, ये हम लोग आज पहले देख लेते हैं। हमारी जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के बाजू में ट्यूब्स होते हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। उसके बाद में ओवरीज होती है, बच्चेदानी की बॉडी होती है और बच्चेदानी का मुंह होता है। फिर बाद में वजाइना होता है, वजाइना के बाद में वल्वा होता है। तो ये सब पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये कंप्लीट बच्चेदानी यानी यूट्रस जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल ऐसे कहते हैं। तो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस आजकल काफी कॉमन हो गया है। जबकि हम लोग गूगल पे जाते हैं, इट इज वन ऑफ द रेयर डिजीज, इट इज वन ऑफ द रेयर डिजीज। लोग भी जब आते हैं, मैडम हम लोग पढ़ते हैं तो ये तो रेयर डिजीज है, रेयर डिजीज है। लेकिन वो जो भी राइटर्स है जो गूगल पे अवेलेबल है वो सभी वेस्टर्न्स है और फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज है। वहां पे अगर हम लोग डिटेल में जाते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज है। और डेवलपिंग कंट्रीज में हमारी लोक संख्या बहुत ज्यादा है और ओवर क्राउडिंग की वजह से ये ट्यूबरकुलोसिस का जो रोग है, ये जो बीमारी है, ये दिन ब दिन काफी फैलते जा रही है। और गवर्नमेंट ने अभी न्यू अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी लाया है। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ दे रही हूँ कि हम लोगों ने काफी जो बीमारियां हैं उसे कंट्रोल किया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, फिर क्या कहते हो उसे, हम लोग टाइफाइड भी काफी कवर कर चुके हैं, टिटेनस कवर कर चुके हैं, लेप्रेसी कवर हो गया है, पोलियो, फिर मम्स, मीजल्स, ये सभी जो इन्फेक्शंस जो डिजीजेस है हम लोगों ने वैक्सीनेशन के द्वारा काफी कवर कर दिए हैं। लेकिन ये एक ही एंशिएंट बीमारी ऐसी है जिसे 1744 में डायग्नोज किया गया था। तब से लेके अब तक हम लोगों ने इसे कंट्रोल करना यानी नामुमकिन जैसे पिक्चर हो गया है आज में। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अर्ली सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसके लिए स्मार्ट डॉक्टर्स होने जरूरी होते हैं, क्योंकि लैब टेस्ट या कोई अदर बहुत सारे हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन पक्का डायग्नोसिस हमें टीबी का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने आज तक के ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करना यानी हमें पॉसिबल ही नहीं हुआ है। जेनाइटेलियल ट्यूबरकुलोसिस जो है इसकी सिम्टोमेटोलॉजी आज मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे वीडियोस हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी हम देते रहेंगे।
80% ऑफ केसेस 80% ऑफ केसेस जो होते हैं ट्यूबरकुलोसिस, फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के, ये एज के 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक के मैक्सिमम डायग्नोस होते हैं। अगर हमको डायग्नोस करना है तो इन एज ग्रुप में हमें वो पेशेंट को पकड़ना चाहिए। अगर हम इन्हें यहाँ इस स्टेज में नहीं पकड़ते हैं तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिजीज पूरा पेट में फैल सकता है। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के सबसे पहले सिम्टोमेटोलॉजी होती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, यानी कि अनियमित मासिक धर्म आना। अब ये अनियमित हम क्यों कहेंगे? क्योंकि पेशेंट खुद ही बताएगा कि मेरा जो मासिक धर्म था वो बहुत ही रेगुलर था, बस इस कालावधि से लेके वो इरेगुलर होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, पेन इन एब्डोमेन यानी पेट में दर्द करना, और ये पेन भी बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे नहीं, पेन करता है पेन चला जाता है, पेन करता है पेन चला जाता है। डिस्मेनोरिया होता है यानी ड्यूरिंग मेंसेस पेन होता है। हम लोगों के यहाँ तो ड्यूरिंग मेंसेस जैसे मासिक धर्म में पेन हो तो इसे नॉर्मल ही कहा जाता है, लेकिन ये जो पेन अनबेरेबल होता है यानी पेशेंट सह नहीं पाता है, तो हम लोगों ने इसमें कुछ हिडन पैथोलॉजी है क्या ये देख लेना काफी जरूरी होता है। तो फिर ये पेन हो गया। अगर मैरिड वुमेन है तो फिर वो डिस्पेरनिया होता है यानी उसको सेक्सुअल एक्ट्स में पेन होते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज जो है ये कॉमन है, मैरिड के लिए भी कॉमन है, अनमैरिड के लिए भी कॉमन है। व्हाइट डिस्चार्ज जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं, श्वेत पदार्थ जिसे कहते हैं, सफेद पानी जाना जिसे कहते हैं, और ये भी जब यानी रिपीटेडली होता है तब हमने ध्यान में रखना चाहिए कि क्या ये जेनाइटल टीबी तो नहीं है। उसके बाद में अगर प्रोग्रेसिव डिजीज जाता है तो फिर क्या होता है, एब्डोमिनल मासेस तैयार हो जाते हैं। एब्डोमिनल मासेस मतलब ट्यूबो ओवेरियन मासेस, जिसमें ट्यूब जो फेलोपियन ट्यूब मैंने कहा है, ओवरी जो ओवरी होती है फीमेल की, और यूट्रस, ये इन्फेक्शन की वजह से एक दूसरे को चिपक जाता है, वहां पे लिक्विफिकेशन होते हैं, छोटे छोटे सिस्ट तैयार हो जाते हैं, फिर एक लंप जिसे हम ट्यूबो ओवेरियन मास कहते हैं। तो ये ट्यूबो ओवेरियन मासेस वहां तैयार हो जाते हैं। इन सभी चीजों की वजह से पेशेंट को होती है इनफर्टिलिटी। तो हमारी इंडिया में सबसे कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी अगर हो तो दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब में ट्यूबरकल्स आ जाते हैं, फिर वहां से केजिएशन मटेरियल आ जाता है यानी डिस्चार्जिंग कुछ ऐसे साइनसेस हो जाते हैं जिससे ट्यूब फिर ब्लॉक हो जाती है, ट्यूबल अधेजन्स हो जाते हैं, यूट्रस में भी अधेजन्स हो जाते हैं जिसे एशरमैन सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये सब हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है कि इनफर्टिलिटी अगर पेशेंट को है तो सबसे पहले हमें रूल आउट क्या करना पड़ता है कि पेशेंट को जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है क्या। तो ये कुछ सिम्टोमेटोलॉजी है। फिर फिस्टुला फॉर्मेशन, साइनस फॉर्मेशन, वल्वा में छोटे छोटे सिस्ट आ जाना, बार्थोली सिस्ट जैसे सिस्ट हो जाना, ऐसे काफी अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं जो कि रेयर होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम जो होते हैं वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पेन इन लोअर एब्डोमेन यानी पेट में पेन होना, डिस्पेरिनिया मतलब सेक्सुअल एक्ट्स में पेन होना, वजाइनल डिस्चार्ज जो कि कॉमन ही है, बहुत बार पेशेंट्स आते रहते हैं, और फिर ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज हो जाना। फीवर ऑप्शनल है, सब पेशेंट को फीवर आता है ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लो ग्रेड फीवर होता है जो कि इवनिंग राइज होता है, शाम के 4 बजे चढ़ जाएगा, फिर 7 साढ़े 7 बजे अपने आप उतर जाएगा, तो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है। इसी में लिखा है कि 20% पेशेंट्स जो है वो टोटली असिम्टोमेटिक होते हैं जिन्हें सिम्टोमेटोलॉजी कोई भी नहीं होती है। लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं यही पेशेंट डेंजरस होते हैं कि अचानक ये कुछ तो भी
अलग कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप हो जाते हैं, जैसे पेट में काफी पानी भर जाना, या तो फिर पेरिटोनियल पूरा स्टड हो जाना ट्यूबरकल्स से, और कॉक्स एब्डोमेन में प्रेजेंट हो जाना। ऐसे 20% पेशेंट जो है अचानक ही फिर यानी कॉक्स एब्डोमेन में प्रेजेंट हो जाते हैं। कॉक्स एब्डोमेन हम लोग अलग से वीडियोस बना लेंगे। तो आज मैंने आपको ये एक जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बताया है जो कि कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर पेशेंट को क्वेश्चन हमेशा ही आता है, मुझे तो खांसी नहीं है, मुझे तो खांसी नहीं है। खांसी लंग का ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसमें आपको खांसी होती है, जिसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर गवर्नमेंट का प्रोग्राम वैसे तो कुछ है नहीं, वो ज्यादा उसे प्रमोट करते नहीं, लेकिन यही पेशेंट जो है इन्हें जान का खतरा हो सकता है अगर हम लोग प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया तो। बहुत बार पेशेंट डायग्नोस नहीं होता है तो फिर वो गले में डोरे बांधने शुरू कर देते हैं, कुछ हाथ में डोरे बांधने शुरू कर देते हैं, कुछ भगवान के पास यानी बाबा के पास में चले जाते हैं, और किसी किसी को तो साइकोटिक ट्रीटमेंट्स भी शुरू हो जाती है। तो अर्ली सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हम लोगों ने समझ लेना काफी जरूरी है। हम लोग पूरी ट्यूबरकुलोसिस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। अभी तो सबसे पहले मैंने फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा की है। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछे। इन्वेस्टिगेशंस तो काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि डॉक्टर को क्या इम्पोर्टेंट है, उसे क्या करना है, तो वो भी हम चलते चलते कवर कर लेंगे। वीडियो ने तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स क्वेश्चंस आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बारे में लोगों की जानकारियां बहुत कम है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी है। तो हो सकता है मैं आपके क्वेश्चंस के द्वारा कुछ अच्छे से आंसर्स देके आपके सवाल को आपको थोड़ा समाधानी कर दूं। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।